हेलो एंड वेलकम टू स्किल आईक्यू। आपका स्वागत है स्किल आईक्यू में। तो नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा 30 अप्रैल 2024 के लिए है और इसमें भी हम इलेक्शन की जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी सी जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आज के एडिटोरियल में आपको क्या देखने को मिलेगा। सामाजिक मुद्दे, थोड़ा सा रोजगार की बात की जाएगी, थोड़ी सी इन्फ्लेशन यानी कि जो बढ़ती कीमतें हैं उनके बारे में बात की जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में या इंडिया जो अलायंस है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात देखने को मिलेगी। ठीक है, किस तरीके का बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, किस तरीके का इंडिया का कैंपेन चल रहा है, जो अलायंस है इंडिया उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो है जैसे जैसे जो अपना एडिटोरियल आगे बढ़ेगा तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को, देखने को, समझने को जो है हमें मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी जो है देरी के या प्रॉब्लम के। मैटर्स ऑफ हार्टलैंड। अब यहाँ पे मैटर्स ऑफ हार्टलैंड का मतलब क्या है? यहाँ पे हिंदी अक्षेत्र की बात की जा रही है। ऑन इलेक्शन 2024 एंड द हिंदी हार्टलैंड, यानी कि इलेक्शन 2024 और भारतीय जो हिंदी अक्षेत्र है, जो नॉर्थ इंडिया का जो अक्षेत्र है, उसकी जो है यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है। अब हम जो है बात करते हैं कि जो अपना क्या बोलते हैं उसको, जो अपना सब टाइटल है उसकी बात करते हैं। देखो सब टाइटल जो है ना आज का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सब टाइटल है आज का, एक तरीके से उसको ये कहोगे। और दूसरी बात ये कहोगे कि दूसरी बात यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सब टाइटल है ना, उससे आपको जो सारा मुद्दा है ना वही समझ में आ जाएगा। जैसे कि लाइवलीहुड इश्यूज आर competing with religious and caste identities in campaigning। जो कैंपेन है, जो इलेक्शन का जो कैंपेन है ना, जो चुनाव प्रचार है, वो चुनाव प्रचार जो लाइवलीहुड इश्यूज हैं, जो आजीविका के मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है रिलीजियस और कास्ट जो आइडेंटिटीज है ना, जो जातिगत जो पहचाने हैं, वो इनके साथ क्या कर रही हैं? कॉम्पीट कर रही हैं लाइवलीहुड इश्यूज के साथ। देखो, एक तो लाइवलीहुड इश्यूज हैं यानी कि हमारे आजीविका के मुद्दे, यानी कि रोजगार का मुद्दा हो गया, महंगाई हो गई, इस तरीके की सारी चीजें एक तरफ हैं। और रिलीजियस और कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटीज हैं वो एक तरफ है। इन दोनों को तराजू में तोला जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो सब टाइटल है ना हमारे एडिटोरियल का, आज के एडिटोरियल का ये सब टाइटल है, इससे आप समझ गए होंगे कि एडिटोरियल जो है किस तरफ जाने वाला है। अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। ओके, लगभग 3 मिनट का समय लग जाता है हमें एडिटोरियल तक, प्रॉपर एडिटोरियल तक पहुंच जाने के लिए। ओके, द हिंदी हर्टलैंड मोर ऑफन देन नोट डिसाइड्स हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन दिल्ली। यहाँ पे जो हिंदी अक्षेत्र है, जो हिंदी हर्टलैंड है, मैं हिंदी हर्टलैंड ही बोल देता हूँ, इसको हिंदी अक्षेत्र बोला जाएगा। जो हिंदी हर्टलैंड है वो ये तय करेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। ऑफ 189 लोकसभा सीट्स इन द 6 स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड दैट मेक अप the very core of this territory, votes have been cast for 71 seats in the first two phases। अगर हम पहले दो फेजेस की बात करें, ठीक है, तो 6 राज्य हैं जिसमें आप जो है किस किस को शामिल करोगे, जिसमें आप जो है बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड को शामिल करोगे। इन 6 राज्यों की फर्स्ट तो दो फेजेस में इन 6 राज्यों की जो 189 लोकसभा सीट हैं, और इसमें आप जो है एक जिक्र आया है क्या उत्तराखंड का, दैट मेक अप द very core of this territory, votes have been cast for 71 seats in first two phases। यहाँ पे अभी उत्तराखंड की जो है बात आई है, उत्तराखंड की भी बात यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे किसकी, 189 लोकसभा सीट्स की, जो कि 6 राज्यों यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य एमपी, राजस्थान, इन सब की जो
छह जो कंफ्यूज कर दिया इसने मेरे को। यहाँ पे तीन बातें हैं, 189 लोकसभा सीट्स हैं इन 6 स्टेट्स की। ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। और इनके साथ साथ जो उत्तराखंड है ना, वो भी एक कोर स्टेट का जो है यहाँ पे काम करेगा इस जो है दिल्ली आने के लिए। या फिर जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो कि दिल्ली में बैठने के लिए, दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए आपको जो है उत्तराखंड भी उसमें जो है बेस एक तरीके से काम करता रहेगा। पहले जो 2 चरण हो चुके हैं इन 89 सीट्स पे, पहले 2 चरण हो चुके हैं जिसमें से 71 सीट्स का फैसला मतलब अभी तक हो चुका है, मतलब वोट्स हो चुके हैं, फैसला तो नहीं हुआ है, फैसला तो 4 जून को होना है। बट 71 सीटों पे वोट डाले जा चुके हैं जिसमें आप जो है इन 7 स्टेट्स की जो है जिक्र कर चुके सकते हो। 71 सीटों पे इन 189 स्टेट्स में से 6 में से जो 6 स्टेट्स की 189 जो सीट्स हैं ना, इनमें से 71 सीटों के ऊपर जो है क्या हो चुका है, मतदान हो चुका है 2 फेजेस में। इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान वेयर द बीजेपी वॉन द असेंबली पोल्स लास्ट ईयर। जब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान की, तो वहाँ पे बीजेपी जो है असेंबली इलेक्शंस में पिछले साल जीती है। द टू प्रिंसिपल national parties are a direct contest which could determine who gets to lead the next government। यहाँ पे सर द टू के बाद प्रिंसिपल्स क्यों नहीं आया, एस क्यों नहीं लगा भाई? ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है ना, तो ये नंबर को बता देगा यहाँ पे प्रिंसिपल के, ठीक है ना, ये नंबर को बता देगा यहाँ पे प्रिंसिपल के। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, वो उसके नंबर को बताएगा, ठीक है। इस तरीके की कॉमन एरर्स में जो चीजें हैं ना वो पूछी जाती हैं, उसकी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें जो है करनी जरूरी हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो यहाँ पे जो बीजेपी है पिछले साल जो असेंबली इलेक्शंस हैं, विधानसभा सभा चुनाव जीतते हैं। यहाँ पे 2 प्रमुख राष्ट्रीय दल जो है सीधे मुकाबले में खड़े हैं, एक कांग्रेस और एक आप बोल सकते हो कि बीजेपी। 2 प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, ये हमारे सीधे मुकाबले में हैं, जो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगली जो सरकार है ना वो जो है किसकी जो है एक तरीके से बनेगी। तो द टू प्रिंसिपल नेशनल पार्टीज, जो प्रमुख पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय प्रमुख दल हैं 2 हमारे, वो सीधे सीधे जो है मैदान में खड़े हैं और डायरेक्ट कॉन्टेस्ट उनके बीच में है। और ये डिसाइड करेंगे आपस में कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो किसकी होगी। फॉर द बीजेपी द जनरल इलेक्शन हैड बिगन on a high note with Prime Minister Narendra Modi setting the target of 400 seats for the party and its allies to win even before the poll notification on March 16। अगर हम बात करें बीजेपी की, अगर हम बीजेपी के पर्सपेक्टिव वे से देखें इस इलेक्शन को, तो बीजेपी ने जो है क्या किया था, आम चुनाव की जो शुरुआत है वो बड़ी धमाकेदार की थी। और जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 16 मार्च को जो चुनाव अधिसूचना जो जारी की गई थी, उसके होने से पहले ही पार्टी और उसके एलाइज जो थे, उसके जो सहयोगी हैं बीजेपी प्लस एनडीए, ठीक है, एनडीए के लिए मतलब बीजेपी प्लस के जो अलायंस है यानी कि जो एनडीए है, उसके लिए 400 प्लस का जो नारा है वो मार्च 16 को जो है एक तरीके से दिया था। और देखते हैं कि अगला जो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आगे के टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात कंप्लीट है। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, उससे अगले ही दिन, यानी आप 17 मार्च को बोल सकते हो, he even asked the cabinet to draft a plan for the first 100 days of the next government which he confident forming। कहने का मतलब क्या है, 16 को ये डिसाइड किया था बीजेपी ने अपने कैंपेन के दौरान या अपना कैंपेन की धमाकेदार शुरुआत करते हुए कि हम लोग जो है 400 प्लस सीट जो है जीतने का मादा रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं अपने एलाइज के साथ, अपने सहयोगी जो पार्टियां हैं उनके साथ। और जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अगले ही दिन जो कैबिनेट है
उसको ये बोल दिया था कि सरकार के नई सरकार के फॉर्मेशन के पहले 100 दिनों की जो योजना है ना उसको तैयार कर लो, जिसके लिए वो पूरे कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार जो है बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है ना, कैबिनेट टू ड्राफ्ट ए प्लान। कैबिनेट को बोला था कि एक प्लान को ड्राफ्ट करो, 100 डेज का प्लान जो होगा नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी ही गवर्नमेंट बनने वाली है विद 400 प्लस सीट्स। द अपोजिशन ऑन द अदर हैंड, और अगर ऑपोजिशन की बात करें, ऑपोजिशन मेन ऑपोजिशन इज द कांग्रेस। ठीक है, began its campaign from a position of relative weakness and far less enthusiasm। भाई जो अगर हम दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन की बात करें, बीजेपी की बात हो गई, अभी राइटर बोल रहा है कि अगर ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है, वो अपना अभियान जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के साथ स्टार्ट करता है और बहुत कम उत्साह के साथ जो है स्टार्ट करता है, बहुत मतलब लेस एंथुथियाज्म एंड रिलेटिव वीकनेस जो है, इन दोनों जो है चीज़ों के साथ जो है अपना कैंपेन स्टार्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक, ये इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा था मैं, जो इंडिया की बात कर रहा था ना, तो ये इंडिया ब्लॉक की बात की जा रही थी, जो ये पूरा दल जो बनाया गया है अपोजिशंस के द्वारा अगेंस्ट बीजेपी, वर स्टिल फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स ऑन द सीट शेयरिंग फॉर्मूला। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इंडिया और बीजेपी के बीच में। इंडिया मीन्स अपना देश मत समझना भाई, कहीं मुझे आप गालियां देते देखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इंडिया मीन्स जो ब्लॉक इंडिया है, ठीक है, जो कैंपेन शुरू किया गया है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। तो यहाँ पे इंडिया और बीजेपी का जो या एनडीए का जो आपस का जो मामला है, दोनों की जो आपस की टक्कर है, देखो स्टार्टिंग कैसे होती है। पीएम नरेंद्र मोदी जब स्टार्ट करते हैं 16 मार्च को अपना कैंपेन, चुनावी कैंपेन जो स्टार्ट करते हैं, वो इस बात के थ्रू करते हैं कि हम 400 सीट्स जीतने वाले हैं। और इंडिया ब्लॉक जो है अभी तक जो है आपस में लड़ रहा है कि सीट जो शेयरिंग है वो कहाँ पे किसका होगा, कहाँ पे किसकी किस तरीके की सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले पर किया जाए। डेवलपमेंट सिंस देन हैव लेड टू फ्रेश क्वेश्चंस, और जो डेवलपमेंट होगा, है ना, जो विकास की जो बात की गई है ना, तब से अब तक कि जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं तब से अब तक जो है वो जो है एक तरीके से जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी डेवलपमेंट इन द सेंस कि जितने भी जो प्रोसेस चली है, जो घटना जो चली है इस तरीके की, उसने जो है नए नए सवाल अब तक जो इंडिया अलायंस है उसके लिए खड़े कर दिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटेड disclosure of electoral bond and the arrest of Delhi Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal by the ED were two events that energized the opposition's low-key campaign and highlighted the issues of economic downslide, inflation and unemployment। अब यहाँ से शुरुआत होती है अपोजिशन की। ठीक है, दो लाइनों में तो अपोजिशन को एक तरीके से धराशायी हो चुकी है इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे दो जो बातें हैं, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिटेक्टेड किया था, डिस्क्लोज करना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसको डिस्क्लोज करो कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। आपको पता है कि बीजेपी को ओवर 600 प्लस जो है इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं करोड़्स में। ठीक है, और अरेस्ट हुआ था जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी का बाय द ईडी के द्वारा जो अरेस्ट किया गया था, या अभी भी वो जेल में है। तो ये जो दो घटनाएं हुई, इससे जो है क्या हो गया था, एक तरीके से एनर्जी का काम करती है ये अपोजिशन जो पार्टी है, अपोजिशन जो इंडिया अलायंस है उसके लिए, उसके कैंपेन को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, और उससे उनको एक इकोनॉमिक डाउनस्लाइड मतलब आर्थिक जो गिरावट है उसका, दूसरा इन्फ्लेशन यानी कि क्या बोलते हैं मुद्रास्फीति, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो देखो मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ है। अगर हम इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस की बात करें तो रोजगार का जो मुद्दा है, और इससे जो है काफ़ी सपोर्ट, आई थिंक मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा बातें करेगा उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये मेरा मानना है पर्सनली।
द बीजेपी इज ट्राइंग टू काउंटर दिस with a far sharper cry on nationalism and Hindu consolidation। यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? TION एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब जमावट बोल सकते हो, एकीकरण बोल सकते हो, ठीक है, एकीकरण बोल सकते हो, एक इसके लिए दृढ़ीकरण बोल सकते हो, दृढ़ीकरण, ठीक है, जिससे आप एकीकरण करते हो। दृढ़ हिंदू कंसोलिडेशन मतलब हिंदुओं का एकीकरण, है ना, इस तरीके की बात। तो बीजेपी जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को स्टार्ट करती है, बट एक तरीके से घेर ली जाती है। जो ईडी के द्वारा जो केजरीवाल जी का क्या हुआ था, अरेस्ट हुआ था, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, और फिर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर जो है बीजेपी को एक तरीके से आड़े हाथों लिया जाता है बाय द अपोजिशन पार्टीज। इससे जो है बीजेपी थोड़ा सा एक तरीके से बैकफुट, थोड़ा सा बैकफुट पे एक तरीके से आ जाती है। और इसका मुकाबला करने के लिए ये लिख रखा है ना, टू काउंटर, बीजेपी इज ट्राइंग टू काउंटर दिस विद, बीजेपी इस बात को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। ए फार शार्पर क्राई, एक तीखी जो है चिल्लाहट के साथ। अब यहाँ पे चिल्लाहट तो बोल नहीं सकते, नारा बोल लो, तंज बोल लो, ताना बोल लो, ये सब मतलब बोल सकते हो आप इसके। नेशनलिज्म के तौर पे जो हमारी राष्ट्रवाद है उसके बेस पे, और हिंदू कंसोलिडेशन के बेस पे, मतलब राष्ट्रवाद और जो हिंदुओं को जो हिंदुओं की जो एकजुटता है उसके ऊपर जो है एक तरीके से इन दोनों मुद्दों को मुद्दा बना के, है ना, जो बीजेपी है वो एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रही है। जो अपोजिशन है उनके जो तीखे तीखे जो बयान है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जो भी हमने पीछे चीजें पढ़ी थी, चार पांच चीजें हो गई टोटल, है ना, तो उन चीजों का काउंटर जो है इस तरीके से किया जा रहा है बाय द बीजेपी। The terms it terms the opposition as being anti-Sanatan Dharma and is targeting the Congress and labeling its manifesto as having an imprint of Muslim League। ये important चीज है, imprint of Muslim League and अरे यहीं पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है बहुत ही जबरदस्त बात जो है राइटर के द्वारा कही गई है कि जो बीजेपी है वो किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रही है, वो नेशनलिज्म के नाम पे काउंटर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वो हिंदू कंसोलिडेशन के नाम पे जो है एक तरीके से काउंटर जो है करने की कोशिश कर रही है। और इट टर्न्स, ये जो है एक तरीके से विपक्ष को एक तरीके से सनातन धर्म विरोधी बता रही है ना, सनातन धर्म विरोधी बता रही है, और कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही है कि उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो घोषणा पत्र है ना, उसमें जो है क्या लिखा हुआ है, इम्प्रिंट है वो मुस्लिम लीग का। जो मुस्लिम लीग है, किसी जमाने में मुस्लिम लीग थी ना पहले, कब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी मुझे बताना, किसने की थी? मुस्लिम लीग की जो इम्प्रिंट है ना, उसको जो है एक तरीके से इस तरीके का जो है इसको बताया है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसको, कि वहाँ पे जो मुस्लिम लीग की एक तरीके से इम्प्रिंट है, मुस्लिम लीग की छाप है एक तरीके से, जो कांग्रेस का जो क्या है घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है। ओके, an apparent fear among Hindu subaltern segments with regards to the 400 plus slogan has now put the BJP on the defensive। और जो ये 400 प्लस का नारा तो दे दिया है, 400 प्लस का जो स्लोगन है वो तो दे दिया है, उसके बारे में जो हिंदू अधीनस्थ जो वर्ग हैं उनके बीच एक डर पैदा हो गया है। और अब भाजपा को इस डर ने जो ये डर है एक तरीके का, उसको रक्षात्मक स्थिति में एक तरीके से डाल दिया गया है बाय द अपोजिशन, या फिर खुद उन्होंने अपने आप को। अब ये बोल तो दिया है कि बीजेपी जो है 400 प्लस सीटें जीतेगी, बट ये स्लोगन देना और उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करके दिखाना, और किन बेसिस पे चुनाव आप लोग लड़ रहे हो, उन सब चीज़ों को जो है एक तरीके से इन सब चीज़ों ने भाजपा को एक तरीके से क्या कर दिया है, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि एक तरीके से बैकफुट पे ही डाल दिया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, और बीजेपी लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, दैट ए मैसिव मेजॉरिटी विल एनेबल इट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन read as a threat by OBCs, Dalits and the tribal communities। अब यहाँ पे
क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं बीजेपी को, यहाँ पे वापस से बीजेपी की ऊपर चली गई है बात। इसी तरीके से चलेगा। मैंने कहा था कि ये जो एडिटोरियल है वो बयानबाजी है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर चलेगा क्योंकि पूरा इलेक्शन के ऊपर है। जो बीजेपी के नेता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनके जो बयान आते हैं कि भारी बहुमत से उनको संविधान को लिखने में जो है एक तरीके से रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मेजॉरिटी विल एनेबल इट, मेजॉरिटी जो है ये चीज करने में उनको एनेबल कर देगी टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये जो बीजेपी लीडर्स का बोलना है ये कि जो मेजॉरिटी है, जो 400 प्लस सीटें उनको मिलेगी, ये संविधान को दोबारा से लिखने में उनकी मदद करेगी, है ना। दोबारा से वो लोग संविधान को कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, उसका बेस जो है लिखेंगे, उसको देखेंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे बहुत ज्यादा उसके अंदर, ठीक है। ये बीजेपी के नेताओं का मानना है। उसमें जो है क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी जो समुदाय हैं, उनके द्वारा जो है इस बात को खतरे के रूप में एक तरीके से ले लिया गया है। ओबीसीज़, दलित्स एंड ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, वो इसको एक तरीके से खतरा, एक तरीके से अपने लिए मान रहे हैं, अपने लिए एक तरीके से थ्रेट इसको मान रहे हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो बीजेपी के जो क्या बोलते हैं नेता लोगों के द्वारा दी गई है। द बीजेपी विद इट्स ears to the ground, heard the fear reflected in Prime Minister Narendra Modi's speeches ahead of polling for the first phase, where he assured voters that the constitution would not be tampered with। पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे हाईलाइट करनी पड़ जाए ना, तो ये द बीजेपी से लेके ये टेम्पर्ड विद तक मुझे क्या करनी पड़ेगी, हाईलाइट करनी पड़ेगी। अब सुनो ये क्या कहा गया है। जो फर्स्ट फेज के जो इलेक्शंस हुए थे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस बात को। जो फर्स्ट फेज के सिलेक्शन कह रहा हूँ, इलेक्शन हुए थे, जो फर्स्ट फेज का मतदान हुआ था, उससे पहले जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उनके भाषणों में जहाँ पे भी वो गए, वहाँ पे मतदाताओं को इस तरीके से आश्वासित किया, इस तरीके से एश्योर किया और आश्वासन दिया कि संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बीजेपी ने जो है अपने कानों से डर को एक तरीके से सुन लिया है और ये जो डर है, ये जो पीएम मोदी हैं उनकी स्पीच में भी दिखता है या दिखा एक तरीके से। जब भी पोलिंग हुई थी फर्स्ट फेज की, उससे पहले के जो स्पीचेस थे उनमें जो पीएम नरेंद्र मोदी है, एक तरीके से उनके जो स्पीचेस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके की फंबलनेस जो है हमें देखने को मिली थी। जो है डर एक तरीके का देखने को मिला था हमें कि ये जो स्टेटमेंट्स है बाय द बीजेपी जो लीडर्स जो दिए गए हैं कि संविधान में संशोधन करेंगे हम लोग, है ना, अगर हमें मेजोरिटी मिलेगी तो आसानी से हम संशोधन कर सकते हैं। तो जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर एक तरीके का डर देखने को मिला गया था, उन्होंने अपने आप को खतरा महसूस किया था। तो इस तरीके के स्पीचेस जो है पीएम नरेंद्र मोदी के जो देखने को हमें मिले थे, जिसमें थोड़ा सा डर की भावना हमें दिख रही थी। द बीजेपी कैंपेन is focused on explaining that there is no threat to caste reservations from it। इस तरीके की बातें कही गई हैं। जो बीजेपी है उसका जो अभियान है ये समझने पर फोकस्ड है, केंद्रित है कि उससे जातिगत आरक्षण को कोई भी खतरा नहीं होगा। मतलब जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, वो डरे ना, उनके जातिगत आरक्षण को कोई भी खतरा नहीं होगा। एंड इट एक्यूजेज द कांग्रेस ऑफ प्लानिंग रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। और ये जो चीज़ है ना, किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने मोड़ी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर फिर घूम फिर के आ जाती है, फिर वहीं मुस्लिमों पे बात जो है चली जाती है। और इस बात पर जो है क्या कहा कि जातिगत आरक्षण को कोई खतरा नहीं है इन सब जातियों को, इन सब ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। लेकिन जो 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 कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस जो मुसलमानों के लिए आरक्षण की योजना बना रही है, उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हुए दिखे पीएम नरेंद्र मोदी। इन द हार्टलैंड, हिंदी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वेयर कास्ट एंड कम्युनल identities are locked in a complex interplay. The BJP's success is determined by religious mobilization,
दैट ओवरवेल्म्स कास्ट। अब मोबिलाइजेशन का मतलब आप समझते होंगे, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। संगठन, संग्रहण, जुटाना, लामबंदी एक वर्ड मैंने आपको इसके लिए बताया था, है ना। तो इस बात को अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन द हार्टलैंड वेयर कास्ट एंड कम्युनल आइडेंटिटीज आर लोक्ड इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। तो जहाँ पे, है ना, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जो अगर हम हिंदी क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पे जाति और सांप्रदायिक जो पहचान है ना, जो कम्युनियल एक तरीके से आइडेंटिटीज हैं, कास्ट एंड कम्युनियल आइडेंटिटीज जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो है एक जटिल अंतर संबंध में बंद हैं, और भाजपा की सफलता जो है धार्मिक लामबंदी से निर्धारित होती है। धार्मिक जो भावनाएं हैं, धार्मिक जो संगठन है, धार्मिक जो संग्रहण है, रिलीजियस जो मोबिलाइजेशन है, वो ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। भाजपा की जो बातें हैं जो कि जाति पर हावी हो जाती है, जो जिसमें देखो, हमारे देश में इस एडिटोरियल की इस लाइन के अकॉर्डिंग एक तो रिलीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, और एक कास्ट की बात करें, तो कास्ट पे भारी पड़ जाता है रिलीजन। और ये बताया जाता है, जो एनालाइजर्स हैं वो रिलीजन जो पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बताते हैं एनालाइजर्स की, आलोचक भी बताते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सॉरी बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी पार्टी है। बीजेपी जो पार्टी है वो जाति की जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, राजनीति नहीं करती, वो धर्म की राजनीति करती है। वो धर्म के ऊपर फोकस करती है, जिससे उनका जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से देखने को मिलता है। तो वो ओवरवेल्म कर जाएगी कास्ट की जो राजनीति है उसके ऊपर, ठीक है। The Congress promise of policies that advance economic and social justice are also at the center of the campaign। यहाँ पे अब कांग्रेस के ऊपर बात आ जाती है, और कांग्रेस जो है, ठीक है ना, कांग्रेस जो है वो क्या कर रही है, आर्थिक और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाली जो नीतियां हैं वो जो है एक तरीके से सेंटर में रखे हुई है कांग्रेस, ठीक है। जिस तरीके से सामाजिक जो न्याय है, सोशल जो जस्टिस है, एंड एडवांस्ड इकोनॉमिक जो है जिससे आप ये कह सकते हो कि जो आर्थिक और सामाजिक जो न्याय है उसको आप एक तरीके से सेंटर में रख रहे हो, अगर हम किसकी माने, अगर हम माने किसकी, कांग्रेस की, ठीक है। While the Congress hope is to galvanize the poor and the subaltern caste, the BJP is trying to integrate fear of a socialist dictatorship। यहाँ से जो है समझने की एक तरीके से बात यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप की, तो यहाँ पे बात आती है इसकी, अगर मैं इसका मीनिंग आपको बताने के लिए जाऊँगा तो आप ये बोल सकते हो कि सामाजिक तानाशाही आप बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। तो जबकि अगर हम कांग्रेस की जो है यहाँ पे बात करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ाने वाली जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, उनके ऊपर जो है सेंटर्ड है कांग्रेस। और कांग्रेस की जो उम्मीद है वो गरीब और निम्न वर्गीय जातियों को एकजुट करने की है, और वहीं पे भाजपा जो है एक तरीके से सामाजिक जो या समाजवादी जो तानाशाही है उसका डर पैदा करने की एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कोशिश जो है कर रही है। दैट इट इज एड्रेसिंग द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री with the fear of redistribution of wealth is a particularly striking paradox of the heartland। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन आप बोल सकते हो इस एडिटोरियल की, ठीक है। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसके बारे में काफ़ी चर्चा आप लोगों ने देखी होगी, है ना। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, धन का जो पुनर्वितरण है ना, वो देश के जो गरीब लोग हैं उनमें जो देश के जो लोग हैं उनमें जो देश के गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके हैं, है ना, ये लिख रखा है ना, द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री। जो कांग्रेस है
वो एड्रेस कर रही है द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री, जो गरीब लोग हैं, देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, विद द फियर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ वेल्थ हेल्थ नहीं वेल्थ, जो वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उस चीज का डर जो है एक तरीके से दिखा रही है, बता रही है, उस डर को संबोधित करते हुए देश के गरीब लोगों को, सबसे गरीब लोगों को जो एक तरीके से संबोधित कर रही है। और जो हिंदी हर्टलैंड है, जो हिंदी हर्टलैंड है, उस क्षेत्र को या हिंदी क्षेत्र को एक विशेष रूप से जो है हड़ताली जो है एक तरीके से स्ट्राइकिंग जो है पैराडॉक्स के रूप में एक तरीके से देख रही है। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस इस चीज को बता रही है कि जो हमारा देश है, हमारे देश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है ना, उसमें एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसके पास कोई मतलब परचेसिंग पावर, इवन परचेसिंग पावर तो छोड़ो, ये तो एक बड़ा इकोनॉमिक टर्म हो गया, वो एक बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं उनको भी लेने के लायक जो है नहीं बचा है। तो इस तरीके का स्ट्राइकिंग पैराडॉक्स है हमारे हिंदी जो क्षेत्र है उसके अंदर। और बीजेपी बात करती है धर्म की, है ना, इस तरीके की जो है बातें यहाँ पे इस एडिटोरियल में बताई गई हैं। तो यहाँ पे आज का एक ही वर्ड है, इसको मैं पीडीएफ को जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डाल दूंगा, अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अन्यथा आप कॉपी कर सकते हो गूगल से जो है, जहाँ से भी आप कहो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ये सब चीज़ें जो है आपको, आपके लिए थोड़ी सी कामयाबी की, आप ये कैसे कामयाबी नहीं, हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल में जो कि नेक्स्ट डे आपके सामने आएगा। सपोर्ट करने के लिए आपको पता है आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का मामला भी इसके साथ साथ थोड़ा सा ठीक चल रहा होगा, बहुत सारे करंट इश्यूज के ऊपर ये चीज़ें होती हैं, पैसेजेस, एंटोनियम्स, एनोनियम्स, थोड़ा सा ग्रामर के एस्पेक्ट्स को मैं कम शामिल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे व्यूज़ देंगे। ठीक है, अगर 500 प्लस भी व्यूज़ आने लग जाएंगे ना डेली एडिटोरियल पे, तो मैं ये देखना कि किस तरीके से ग्रामर के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है यहाँ पे शेयर करता हुआ आपको दिखूंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और एक वो मैंने आपको वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, और ए वीकली आपको वो मिलेगा। ठीक है ना, वीकली आपको वो मिलेगा, वहाँ पे आपको वो कैब का जो प्रॉब्लम है ना, शायद उससे सॉल्व हो सकती है। ठीक है, शायद, शायद क्यों? क्योंकि आप भी तो उसमें कंट्रीब्यूशन अपना डालोगे ना, मैं अपना कंट्रीब्यूशन डालूंगा उसके अंदर, आप भी तो कंट्रीब्यूट करोगे ना, तभी तो चीज़ बनेगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।